संसाधन है, क्योंकि ये भगवान द्वारा बना करके मिला है पहले से। तो एक प्राकृतिक संसाधन जो अनेक अवयवों एवं का एक जटिल मिश्रण होता है। इसका अधिकांश भाग पत्थर के सूक्ष्म कणों का बना होता है, अधिकतर ही पत्थर से बना है। मिट्टी के प्रमुख अवयव यानी मिट्टी में क्या क्या मिल रहता है? जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और खनिज, ये सब पाया। तो पहले जल। मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में और उनकी बाहरी सतह पर जल उपस्थित रहता है। कोई माटी उटी खिदरेंगे तो तनी सनी पानी की मात्रा मिल जाता है। वायु। मिट्टी के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थान जो रंध्र कहलाते हैं, उसमें जल के साथ साथ वायु भी भरी रहती है। अगर बहुत ज़्यादा माटी की मात्रा है तो में कुछ न कुछ हवा भी मिल ही जाएगा, जो वायु के कण के रूप में समाहित रहेगा। इसी वायु में पौधे की श्वसन क्रिया चलती रहती है। इसी वायु में पौधे की श्वसन क्रिया चलती रहती है। अब अकार्बनिक पदार्थ, जब मृत जीव जैसे में पेड़ पौधा या कोई जीव जंतु मरता है या जीवाणु और मिट्टी में मिला देते हैं तो सड़ने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। तो ओकरा में से जितना शरीर अमन किताब पढ़ तो उसमें के जितना भी कार्बनिक पदार्थ है सब मिट्टी में मिल जाता है, जिसके वजह से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिल जाता है, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। और उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस मिट्टी को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस प्रदान करता है। और वही ह्यूमस से मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाता है और फास्फोरस मिल जाता है। जो नाइट्रोजन से ही पेड़ पौधा को ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर कोई मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो पेड़ पौधा ज़्यादा उपज जाता है, यानी ह्यूमस ज़्यादा है कोई मिट्टी में। जैसे गोबर उबर मिला देता है तो ह्यूमस ज़्यादा मिल रहा है, या सड़े गले का चीज़ कचरा वाला मिलाने से तो कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मिला है, ह्यूमस ज़्यादा मिला है, तो खेत में कोई भी चीज़ उपज ज़्यादा होगा। अब अकार्बनिक पदार्थ, जिन पत्थरों से मिट्टी का निर्माण होता है उनमें उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ भी मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं। अब पत्थर में अकार्बनिक पदार्थ है, टूट करके मिला है, मिट्टी बना है, तो वो में भी आ गया मिट्टी। रासायनिक खाद एवं उर्वरक के प्रयोग से भी मिट्टी में अकार्बनिक पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। अब रासायनिक खाद छीट रहा है या उर्वरक मिला रहा है तो मिट्टी में अकार्बनिक पौष्टिक तत्व आ जाता है। खनिज, मिट्टी में उपस्थित खनिज पदार्थ, कोई भी मिट्टी में बहुत तरह के पौष्टिक तत्व मिलता है तो उसको पौष्टिक तत्व कहलाते हैं, यानी खनिज, जो पौधे की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इनमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और लोहा है, तांबा है, जस्ता है आदि प्रमुख है। ये सब मिट्टी में घुला हुआ रहता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा ये सब मिट्टी में घुला हुआ रहता है और सब खनिज पदार्थ कहलाता है। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये सब पढ़ लिए थे कि? हाँ सर, ये सब पढ़ ले हैं सर जी। ऋतु पर हाँ, मृदा का प्रदूषण वो तो निकाल लेते थे, होशियार बोला। मृदा प्रदूषण इस तरह से मिट्टी का निर्माण और उसका उपयोग और उस पर प्रदूषण पर नियंत्रित किया। मृदा से प्रदूषण कैसे कैसे से होता है से सब टीको लगाया था उधर को। केकर किताब है? ओकर किताब में टीक लगल हो। मिट्टी कैसे प्रदूषित होता है से देखे। देखो, मिट्टी से उपयोगी घटकों का हटाना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मिट्टी में मिलना जिससे मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो, उसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। अगर मिट्टी में जो पहले से पीछे हम लोग जो देखे कि खनिज लवण तत्व है, अगर उसे हटा दिया जाए, ठीक, तब वो जैसी कम हो गया तो कहेंगे कि मिट्टी प्रदूषित हो गया। या उसमें कोई हानिक पदार्थ ऊपर से ला करके कोई खराब चीज़ मिला दिए मिट्टी में तो वो प्रदूषित कहला जाएगा। आधुनिक कृषि में उर्वरकों का कीड़ानाशकियों का उपयोग किया जाता है, जो पेस्टिसाइड, जितना हम लोग दवाई ला करके छींटते हैं खेतों में उस सबको पेस्टिसाइड कहा जाता है, यानी कि कीड़कनाशी कहा जाता है। या कीटाणुओं को मारने के लिए, कीट पतंगों को मारने कीटनाशक दवाई हम लोग छींटते हैं पेड़ पौधा पर।
जिससे मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और केचुए मर जाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटा छोटा जो बहुत फायदा करता है मिट्टी के लिए, चाहे केचुआ केचुआ जो अपना सबके कहते हैं ओकरा कथी कहते हैं केचुआ के केचुआ को अर्थवर्म अंग्रेजी में वो चेरा। तो अपना से कुछ चेरा वो सब बहुत अच्छा काम करता है मिट्टी में। तो वो सब मर जाता है दवाई छींटने पर। मर गया है तो मिट्टी को जो उलट पुलट करने के काम में करने वाला आदमी न है, जो मिट्टी के पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण में सहायता होते हैं और उर्वरक एवं कीटनाशियों के लंबे समय तक उपयोग करने से उपजाऊ मिट्टी जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। और बहुत ज़्यादा दवाई का उपयोग करने से यह बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाए। अतः उर्वरक एवं कीटनाशियों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए ताकि मिट्टी कम से कम प्रदूषित हो। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर मिट्टी को प्रदूषित न करना है तो इसको एकदम कम और सही ढंग से उपयोग करना है ताकि मिट्टी कम प्रदूषित हो। अब अकार्बनिक उर्वरक जैसे NaNO3 और NaH4 के हॉल ट्वाइस SO4 मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। जे एसिड आ गया सो या अम्ल वर्षा हो रहा है से सर या नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड सब जैसा मिल रहा है। तो NaNO3 मिट्टी को सोडियम प्लस और NO3 माइनस आयन देता है। और पेड़ द्वारा NO3 आयन का तो उपयोग होता है, लेकिन Na प्लस मिट्टी में उपस्थित जल में संयोग करके NOH बनाता है, जिससे मिट्टी क्षारीय हो जाता है। नहीं रहता है मिट्टी में सोडियम का अगर ये सब मात्रा चल जाता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार अमोनिया सल्फेट मिट्टी को अम्लीय बनाता है। और औद्योगिकीकरण, नगरीयकरण एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कूड़े कचरों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसमें एक और मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पदार्थ जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जियों एवं फलों के छिलके आदि सम्मिलित है। और कोई भी लोग जो नगरीकरण हुआ है जिसके वजह से इतना ना ज़्यादा चीज़ें उपयोग होने लगे है, जनसंख्या बढ़ रहा है, से मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। जैसे में मानव उपयोग करता है तो हर रोज़ कागज़ की मात्रा या कपड़ा या प्लास्टिक या लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जी के छिलके आदि सम्मिलित है मिट्टी में मिलता है। तो साथ ही साथ इसमें तो ये पूरा मिल जाने वाला, घुल जाने वाला है, घटित हो जाने वाला है सब्जी के छिलका या लकड़ी तो ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक आ रहा है उसका हानिकारक हो रहा है। तो दूसरी ओर उद्योग से निकलने तरल पदार्थ एवं ठोस कचरे जैसे धातु के छोटे छोटे टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अन्य विषैले ज्वलनशील पदार्थ, अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ, राख आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त खदानों का मालवा एवं कृषि से प्राप्त कचरे आदि खुले में फेंक देने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ भूमि प्रदूषण भी हो जाता है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित तो हो ही रहा है किस प्रिंस, और मिट्टी भी प्रदूषित हो जा रहा है। तो ये सब कारण है मिट्टी का प्रदूषण होने का। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई मिट्टी खराब हो रहा है तो हम लोग पर क्या पड़ेगा कि कूड़े कचरे भूमि प्रदूषित को अतिरिक्त जल एवं वायु प्रदूषण में भी वृद्धि करता है। अगर मिट्टी इलाका के कोई पार्ट में मिट्टी खराब कर दिए हैं तो वहाँ से जितना पानी निकलेगा या वहाँ बह करके जो हवा निकलेगा वो सब भी खराब ही होगा, जिसके वजह से अगर कोई वहाँ उसके अगल बगल के नल का चापाकल में से पानी निकाल रहा है तो वो प्रदूषित हो चुका है। हवा उसके अगल बगल से उठ रहा है या उसके गुजर रहा है तो वो भी हवा खराब हवा हम लोग को मिलेगा। तो मिट्टी प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी हो जाएगा। कूड़ा करकट के सड़ने गलने से अनेक प्रकार के विषैली गैसें का दुर्गंध निकलती है। ऐसी भी कोई भी जैसे नाली वाला इलाका हो तो या कहीं बहुत सारा सामान फेंकल है, सड़ गल रहा है तो कैसे एकदम पूरा गंध आता है, तो सब विषैली गैस निकलती है जिससे क्षेत्रीय वातावरण प्रदूषित होता है। आई सब गैस के कारण पूरा वायु प्रदूषण हो जाता है, जिसके वजह से बीमारियां फैलने लगी। कूड़े कचरे जिनमें मल, जल एवं डिटर्जेंट मिश्रित होते हैं, जब नालियों से बहकर जल स्रोतों में पहुंचते हैं तब जल प्रदूषित हो जाते हैं। अब कोई पूरा कचरा बहा रहा है, कपड़ा धो रहा है, उसके साथ बहुत सारा डिटर्जेंट है या गंदा को उसी माध्यम से बहाता है तो नाली में आता है, पूरा नाली प्रदूषित हो जाता है। ओकरा में से जितना हवा निकलेगा से और वो जहाँ स्टोर होगा वो पूरा जल प्रदूषित हो जाएगा।
एक नियंत्रण क्या है इसका बचाव के लिए, तो कूड़े कचरे को नष्ट करना, कि जितना कूड़ा कचरा है इसलिए तो उठा उठा करके दुर्गंध से पहले फेंका जा रहा है और उसको मिट्टी के तरह में दफनाया जाता है या पन्नी का उपयोग कम करने के लिए कहा जाता है। तो पहले खड्डा खन के पहले कूड़े कचरे के कुप्रभाव से पर्यावरण एवं मानव को बचाया जा सकता है। कि कूड़े कचरे के प्रभाव इन्हें नष्ट करने के लिए एक सहज विधि भस्मीकरण है, जिसमें इसकी मात्रा करीब 80% कम की जा सके, यानी भस्म कर देना। इस विधि में कूड़े कचरे को भट्ठी में डाल करके जलाया जाता है, किंतु इसकी यहाँ वायु प्रदूषण न हो इसका ध्यान आवश्यक है। तो एगो का भस्मीकरण, जिसमें जितना कूड़ा कचरा है उसको क्या किया गया, कहा जलाने के लिए, और जलाने के साथ साथ ध्यान इस तरह का लगाया कि फिल्टर का उपयोग करके, ताकि उनमें से धुआं निकले, वायु प्रदूषण न करे। दूसरा उपाय कूड़े कचरे से कंपोस्ट बनाना, यानी कि कूड़ा कचरा जितना है से खराब चीज़ से कोई अच्छा चीज़ का निर्माण कर लेना। नगरीय कूड़े कचरे को भूमि में दबा करके सड़ा गला करके उत्तम उर्वरक कंपोस्ट बना दिया जाता है, और फिर उस उर्वरक का उपयोग, जैसे हम लोग का गाय का गोबर का या भैंसी का जमा होता है और सड़ गल करके जब फिर होता है तो उसको खेत में पटा दिया जाता है, तो उर्वरक का काम करता है। उसी तरह राख का भी उसी तरह उपयोग होता है, या लोग छिलका उलका जितना गोवा पर फेंके हुए रहता है उसका उपयोग कर लिया जाता है कंपोस्ट में। तीसरा उपाय कचरों का पुनर्चक्रण, यानी कि फिर के दोबारा उपयोग में कचरे से स्थित रद्दी कागज से कागज का निर्माण हो जाता है, कि वही कागज को फिर मशीन में जमा कर करके लुदगी बना करके फिर कागज बन जाएगा। तो जितना कागज है उसको अलग फेंकने के लिए अलग कबाड़ी वाला चुन करके जमा करता है, समझ रहा है ना प्रिंस, और फिर कागज बन देता है। उसी तरह लोहों के कतरने से स्टील, फिर लोहा का छोटा मोटा टुकड़ा रहता है उसका से स्टील बना लेगा। एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े का पुनः एल्युमिनियम बना लिया जाएगा। व्यर्थ प्लास्टिक से फिर प्लास्टिक बना लिया जाता है। अगर एक बार अच्छा मात्रा वाला प्लास्टिक बना है उसका बेकार यूज में करेंगे तो फिर कंपनी में गला दिया जाता है, तो थोड़ा काला काला बन जाता है गले के बाद, आप फिर उसको दाना बना करके फिर दूसरा प्लास्टिक बना लेगा। उसी तरह फिर ये जो पेपर है फाड़ चीज का फेंक देगा, फिर इसको गला चला करके फिर पेपर बना लिया गया, कागज बन जाएगा, खाली क्वालिटी कम रहेगा। आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तो दोबारा उपयोग रिसाइकिल का उपयोग हो जाए। प्लास्टिक थैलियों से प्रदूषण स्पेशल सबसे ज़्यादा तो प्लास्टिक वाला से होता है, क्या कि एक तक गलाने के अलावा कोई उपाय न है। घरों में कूड़े प्लास्टिक की थैलियों में बंद कर फेंक दिए जाते हैं। तो घर के अगल बगल में जितना कूड़ा होता है आदमी करता है कि उठाया, पन्नी में पैक किया, पन्नी को बांध करके फेंक देता है। ये पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों में या सीवर लाइनों में पहुंच करके उन्हें अवरुद्ध कर देती है, यानी वहाँ जाम लग जाता है तो नाला वाला जाम हो गया, या जे इलाका पर रह गया हुआ। प्राय हरी साग सब्जियों के छिलके पॉलीथीन की थैली में डाल करके फेंक दिए जाते हैं। पशु पॉलीथीन के छिलको आदू के साथ खा जाते हैं। अब पन्नी में कोई चीज़ रखल है तो जानवर ओकरा खाने की कोशिश करता है तो पन्नी के खा जाता है। यदि पॉलीथीन पशु के पेट में जाकर के कभी कभी आंतों में फंस जाता है, जिससे पशु मर भी जाते हैं, क्योंकि उपाय नहीं मिलता है। कूड़े के साथ पॉलीथीन खेतों तक भी पहुंच जाता है, और वो घिंचाई उड़ाई पानी हवा के माध्यम से वो पॉलीथीन उड़ते उड़ते खेत में पहुंच गया। चूँकि पॉलीथीन गलत नहीं है, अतः वह कृषि भूमि पर जहाँ भी जाकर के मिट्टी में दब जाता है वहाँ पौधा नहीं उग पाता है। अगर ओकरा नीचे पन्नी है, ऊपर से मिट्टी ऊपर कोई हम लोग बीज लगाएंगे तो ओकरा नीचे जाने नहीं देगा, ऊपर से आने जाने के स्रोत ओकरा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो पौधा उगने नहीं दे देगा। अतः प्रशासन द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग को नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसीलिए किया छोड़ दो, नहीं मारो आप ज़्यादा तो पॉलीथीन का उपयोग पर प्रशासन पुलिस लोग ऐसे भी बैन लगा देता है बार बार, और उसको ध्यान देना। पॉलीथीन थैलियों के विकल्प के रूप में पूरी तरह जैव नियमनीकरण प्लास्टिक के विकास किया जाना चाहिए। उसी के तरह उस जगह पर वो वाला पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, कागज वाला पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, जिसको सड़ गल जाता है तुरंत। अब मिट्टी का अपवर्धन में मिट्टी बार बार कहीं से न कट छट करके या बह करके कहाँ चला जाता है, समुद्र में, गंगा जी में। जैसे हम लोग बारह लगाते हैं वर्षा के समय, पानी में मिट्टी बह करके चला जाता है, मम्मी परेशान। वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से धीरे धीरे मिट्टी की ऊपरी सतह कट जाती है, ठीक ना, ताकि बार बार हमारे हवा बह रहा है जोर जोर से, तो गर्मी के दिन उड़ा कर ले जाता है। अब वर्षा के दिन इतना जोर से आता है कि सारा काट कर ले जाए, जिससे मिट्टी का अपवर्धन कहलाता है, जिसको इरोजन कहलाता है। या बाढ़ आया तब पानी जोर से बहा तो वहाँ से सारा मिट्टी काट करके ले जाता है, तब मिट्टी का अपवर्धन होता है।
पशुओं द्वारा भूमि में घास की अनियंत्रित चराई होने से मिट्टी ढीली पड़ जाती है। कोई खेत है ओकरा में बार बार खाली पशु चल रहा है, कोई जानवर, जिसके वजह से बार बार खून से रखते रखते पूरा मिट्टी वहाँ से उखाड़ देता है और वो मिट्टी बारिश के समय में बह जाएगा तो पूरा ढीली पड़ जाती है, जो वायु और जल द्वारा आसानी से हट जाती है। तो हवा आया तो मिट्टी उड़ जाएगा, न तो बारिश आया तो हट जाएगा। इसके अतिरिक्त पेड़ों के कटने से मिट्टी का अपवर्धन हो जाता है। अगर कोई इलाका में पेड़ हट गया है तो वहाँ से वर्षा के पानी आएगा तो या बाढ़ आएगा तो वहाँ से मिट्टी ज़्यादा बहेगा, लेकिन अगर कोई पेड़ लगल है तो वहाँ से कम बहेगा। तो पेड़ कटने से भी मिट्टी का अपवर्धन होता है। वन मिट्टी के अपवर्धन को रोकते हैं। अगर पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा जो इलाका में लगल है वहाँ से मिट्टी कम कटेगा, तो ये पेड़ पौधा मिट्टी के अपवर्धन का रोकता है। वनों के पेड़ पौधे वायु अवरोधों को भी कार्य करते हैं। अब वनों में जितना पेड़ पौधा लागल है उसके वजह से हवा के में जो बहुत जोर आंधी तूफान आता है उसको भी रोकता है, जिससे वायु द्वारा मिट्टी के अपवर्धन क्रिया घट जाती है। और जो वायु है जो मिट्टी को काट काट के उड़ा करके ले जा रही है वो कम हो जाता है। पेड़ पौधे की जड़ें भी मिट्टी को बांध करके रखती है और पेड़ के जितना जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है जो इलाका में है, जिसके वजह से वहाँ की मिट्टी को बहने नहीं देगा। अगर कोई इलाका में बहुत ज़्यादा मात्रा में घास उपज गया है तो वहाँ से वर्षा के दिन में वहाँ भी तो माटी नहीं उड़ करके भागेगा, लेकिन वही कोई घास उस न उपजल है तो वर्षा और हवा के समय मिट्टी वहाँ से बहुत उड़ेगा, ठीक, तब पूरा मिट्टी गायब हो जाता है, जिससे मिट्टी के अपवर्धन की क्रिया घटती है। पेड़ पौधे बाढ़ के जल के बहाव को अवरोध में कार्य करता है। जो इलाका में बहुत पानी बाढ़ आ रहा है, अगर पेड़ पौधा लग जाता है तो हमारे सिर्फ पानी बहेगा लेकिन मिट्टी को नहीं बहने देगा, तो इसको भी अवरोध करती है, यानी कि उसके काम को रोकती है, यानी मिट्टी काटने के काम को रोकती है। मिट्टी के अपवर्धन को नियंत्रण में रखता है और इन सब क्रियाओं से मिट्टी के अपवर्धन को रोका जा सकता है। और मिट्टी के अपवर्धन के कारण भी यही है कि इसी से मिट्टी का कारण है कि अपवर्धन हो रहा है। अब इसके रोकने के उपाय क्या है, तो वही सब उपाय है जेकरा कारण से मिट्टी अपवर्धन हो रहा है वही सबको बचाना है। तब मिट्टी के अपवर्धन के बचाने के लिए मिट्टी की सतह पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे उगाए जाए। पेड़ पौधा रहेगा तो हम देख लो कि पकड़ करके रखिए। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध करके रखती है। और दूसरा, जोते हुए खेत में काफ़ी दिनों तक बिना फसल लगाए छोड़ने पर हवा और जल मिट्टी का अपवर्धन करती है। खेत जोत दिया अगर छोड़ देगा तो वहाँ के सारा हवा आएगा तो वहाँ मिट्टी पूरा हल्का हो जाता है तो उड़ जाएगा। अभी होता है ना। हाँ, आज या वर्षा हुआ तो उड़ करके जाने लगा। क्रियाकलाप कहा कि 2 ट्रे में मिट्टी रखिए, एगो में पानी डाल दीजिए, एगो में घास मिट्टी छोड़ दीजिए। तो जेकरा में घास फूस वाला है तो घास की ट्रे की अपेक्षा सिर्फ मिट्टी वाले ही ट्रे में ज़्यादा घुल करके बाहर आ जाती है। इसका प्रयोग यह पता चलता है कि घास की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मिट्टी के अपवर्धन नहीं होता है। तो घास वाला में से मिट्टी कम उड़ेगा, ये खाली वाला मिट्टी है में से मिट्टी ज़्यादा उड़ेगा। मिट्टी के उर्वरकता का संचारण। निम्नलिखित विधियों द्वारा मिट्टी की उर्वरकता कायम रखी जा सकती है, यानी कि उसमें जो अच्छा फसल उपजने की हैसियत, तो फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। किसी विशेष फसल के लिए कुछ विशेष पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। यदि एक ही फसल को बार बार एक ही मिट्टी में बोया जाए तो उस मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक ना। अगर एक ही खेत में एक ही प्रकार के फसल बार बार रोपा जाएगा तो वहाँ के मिट्टी के पोषक तत्व खराब हो जाएंगे, यानी वो मिट्टी पर फिर फसल जल्दी नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इस स्थिति में बचने के लिए फसल चक्र प्रणाली को अपनाया जाता है, यानी कि फसल को बदल बदल करके रोपा जाए। इस प्रणाली में एक ही कृषि भूमि पर बदल बदल के विभिन्न फसलों का बारी बारी से बोया जाता है। उदाहरण के लिए लगातार धान उपजाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और मिट्टी की उर्वरकता पुनः कायम रखने के लिए उसमें धान की 2 फसलों के बीच एक दलहनी फसल लगानी चाहिए। अगर दलहनी फसलों में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लहरी चना अगर रोप दिया जाए तो ओकर न तन्नी तन्नी को पत्ता बार बार टूट टूट करके गिरते रहता है और वो पत्ता क्या करेगा, धीरे धीरे मिट्टी में गल सड़ करके फिर मिट्टी बन जाता है और उससे ओकर उर्वरकता क्षमता बन जाता है। तो कोई भी दलहनी फसल अगर कोई लगा दिया ना खेत में तो उससे उसकी उर्वरकता क्षमता बढ़ जाता है। तो अगर धान के फसल से ज़्यादा करते करते नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो उसको बनाए रखने का उपाय है कि धान की 2 फसलों के बीच में एक बार दलहनी फसल लगाना चाहिए। जैसे दलहन पौधे का नाम सुनो, मटर के पेड़, चना के पेड़, उड़द के पेड़ और बहुत सारा है, खेसारी, मसूरी, लहरी।
फलीदार होते हैं। इस हमें ज्ञात है कि फलीदार पौधे की जड़ें की गांठें में राइबोजियम नामक बैक्टीरियम पाया जाता है। ठीक ना। तो जितना फलीदार पौधा है यानी कि ये सब दलहनी पौधा, ओकर जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइबोजियम बैक्टीरिया से ये बैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके मिट्टी में स्थापित रखती है। और इस राइबोजियम की वजह से वो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देता है, वो बदल करके लिए आता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पुनः स्थापित हो जाती है और इसमें से ये सब बचल रहता है। अब भूमि की परती छोड़ना, परती तो समझ में करता है, जकरा में खेत में कोई भी चीज़ न रोपा, खाली वैसे ही एक मान लो गेहूँ काट करके और छोड़ दिया, फिर अगला साल गेहूँ नहीं रोपेगा, तो इतना दिन में बहुत दिन गैप हुआ, तो जितना दिन कोई चीज़ न रोपा तब परती कहलाएगा। भूमि को 1-2 साल परती छोड़ देना चाहिए। मिट्टी को परती छोड़ने की स्थिति में उसमें और आवरण फसलें लगाई जानी चाहिए, जिससे मिट्टी में जैव पदार्थ तथा हरी खाद की प्राप्ति होती रहती है। तो कहा जाता है कि कभी कभी इसको 1 साल परती छोड़ देना चाहिए। खाली परती छोड़ देने से ऐसे ही कुछ दिन तो हो ही जाता है, छूटता है, जिससे वजह से ओकरा आराम मिले। न तब बार बार रोपते रहेंगे तो बार बार वो खपत होते जा रहा है, उपजाऊ क्षमता ओकर कम हो जाएगा। और कुछ दिन छोड़ देंगे तो ओकर उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगा। और कार्बनिक उर्वरक का उपयोग, कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रखे, इसके लिए कार्बनिक उर्वरक का उपयोग होना चाहिए। और कार्बनिक उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है हरित उर्वरक जिसको ग्रीन मैनर्स कहा जाता है, और दूसरा है कंपोस्ट जिसके सही उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। अब ह्यूमस का उपयोग, मिट्टी में समय समय पर ह्यूमस यानी जीवाश्म डालना चाहिए ताकि मिट्टी का जलग्रहण क्षमता कायम रहे। ठीक ना। जीवाश्म इस समय चेना को छोड़ देता है, यानी कि जो केचुआ को, या बहुत ज़्यादा मात्रा में राख को डाल दिया जाता है ताकि पानी की मात्रा बने रहे, या उसके जगह पर जैव रासायनिक जीवाश्म या केचुआ या गोबर को। अमन थोड़ा पानी मांग कर लिया तो पीने वाला। अब अगला सुनो, जैव रासायनिक चक्र। जीवन को जीवन मंडल में, जीव मंडल में स्थापित करने के लिए 2 मुख्य चीज़ों की जरूरत होती है। एगो सौर ऊर्जा को, एगो पोषक तत्व। पोषक तत्व वातावरण एवं मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व वातावरण एवं मिट्टी से प्राप्त होते हैं। सूर्य की उपस्थिति में जीव मंडल में जैविक घटक से अजैविक घटक और फिर अजैविक घटक से जैविक घटक के बीच परस्पर बदलाव का चक्र चलता रहता है, जिसे हम जैविक रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी कि हवा पानी घूमते रहे, जैसे नीचे चित्र में देख सकता है जल चक्र की तरह चलते रहता है, उसी तरह पोषक तत्व का ही चलते रहता है। इस तरह हमारे जीव मंडल में कई चक्र है जिनमें से निम्नलिखित है। तो एगो चक्र के नाम है जल चक्र, उसके ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन। तो पहले जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का करीब 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। सूर्य की गर्मी से नदी, तालाब एवं समुद्र में जल से जलवाष्प बनता है, यानी कि पूरा बनता है। तो जल चक्र में तो एक के लाइन में रहे अमन छोड़ दो कि अभी खूब गर्मी पड़ेगा तो समुद्र के पानी को, जितना इलाका के सब पानी के है से सब को वाष्प बना करके ऊपर में बादल बना करके स्टोर कर लेगा। ठीक ना। खूब बादल जब बन जाएगा तो जब टकरा करके वो गिरेगा तब वर्षा हो जाएगा, फिर नदी तालाब भर जाएगा, फिर नदी तालाब भर गया, फिर जहाँ ऊपर में उड़ने लगे, ये चक्र चलते रहता है। तो सूर्य की गर्मी से नदी तालाब समुद्र जल से जलवाष्प बनता है और जलवाष्प ऊपर उठ जाता है, संघनित होकर फिर बादल का निर्माण करता है। जब बादल स्थित जल बड़ी बड़ी बूंदों में वर्षा के रूप में गिरती है, धरती पर गिरती है, तब प्रकृति का यह चक्र चलता रहता है और इसे हम लोग जल चक्र या इसको वाटर साइकिल कहते हैं या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहलाता है। ठीक, ये सिस्टम चलते रहता है। अभी पानी सुखावे के समय है, उसके बाद पानी गिरावे के समय रहेगा। ठीक ना। अब जल चक्र जैविक घटकों द्वारा भी संपादित होता है और इस वर्षा जल के कुछ भाग को मिट्टी अवशोषित कर लेती है। अब बार क्या कि अभी अगर कुछ समुद्र में पानी चला गया है और वर्षा आएगा तो यह उस सब पानी को फिर मिट्टी अवशोषित कर लेगा, फिर कुछ पानी समुद्र में चला जाएगा और जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। और मिट्टी से पेड़ पौधे अपने जड़ों द्वारा सतत जल अवशोषित करते रहते हैं और जल का कुछ भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में उपयोग होते हैं। इसलिए जल चक्र बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इस तरह से काम होता है। और दूसरा, प्रयुक्त करते हैं तथा शेष जल से प्रस्वेदन ट्रांसपीरेशन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं और जानवर जलाशयों में से जल पीते हैं और उनके शरीर से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। और फिर यही पानी चला गया नदी में, वर्षा हुआ था, फिर नदी के पानी सब जानवर सब पिया। और फिर जब जानवर के शरीर में पानी गया तो वो सूर्य सोख रहा है, अभी खूब चूस रहा है, पसीना के रूप में जल वाष्प हो रहा है या निकल रहा है, और फिर बाष्प बन जाएगा, फिर बादल बन जाएगा, फिर वर्षा आ जाएगा और शरीर में वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह वायुमंडल, जीव मंडल, जल मंडल तथा स्थल मंडल के बीच लगातार ये चक्र चलता रहता है। अब ऑक्सीजन चक्र कैसे है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, जो हमेशा संतुलित रहती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग निम्नलिखित 3 प्रक्रिया है, एगो श्वसन क्रिया द्वारा, एगो दहन क्रिया और एगो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। श्वसन क्रिया यानी कि हम लोग सांस लेते तब, दहन क्रिया जब हम लोग कोई चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जब नाइट्रोजन से क्रिया कर लेता है तब। श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना। नाइट्रोजन जो कहा था कि नाइट्रोजन भी ग्रहण करता है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग छोड़ भी देते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग न करते हैं ज़्यादा मात्रा। और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करते हैं, जिससे पेड़ पौधा ग्रहण करता है। सूर्य की रोशनी में पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में लौट जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से इसका चक्र चलते रहता है। जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आया और सूर्य के प्रकाश में गया तो ये ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज है C6H12O6, और O2 बना दिया, और वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग दहन प्रक्रिया के लिए भी किया जाता है। तो ये सांस उस ले रहा है तब हो गया, अब दहन में कीजिए। जिस कार्बनिक डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने में होता है। जैसे चक्र में देख लो, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन है, सांस लिए, ठीक, और छोड़े पानी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण बन गया, फिर वो चला जाएगा। या कार्बनिक पदार्थ है, श्वसन लिया, फिर इस तरह से चक्र चलते रहा। और तीसरा का है कार्बन चक्र, कि कार्बन कैसे, वो ऑक्सीजन का चक्र देख लिए कि तीनों माध्यम से रेस होएगा। सभी जीव कार्बन आधारित कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल पर आधारित है। तो सभी जीव में इस सब चीज़ के जरूरत पड़बे करता है। वायुमंडल में कार्बन मुख्य कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विद्यमान है। तो जो कार्बन है, जो सबको जल चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड जल में भी घुल पाया जाता है, यानी कि हम लोग जितना पानी पी रहे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलल है, क्योंकि ऑक्सीजन भी घुलल रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड है। यह जब ऑक्सीजन घुलल है तो मछली लोग वही में से लेता है। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जैविक जगत में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रवेश करता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण जब होता है पेड़ पर तब, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ की कर है सौरभ, पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 को ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि जो हरापन होता है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में CO2 को ग्लूकोज में बदल देता है। और ग्लूकोज का उपयोग जीवित प्राणी में भोजन के रूप में अथवा ऊर्जा प्रदान करने के किया जाता है। और समुद्री जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने चट्टान का निर्माण होता है। और समुद्री जीव जंतुओं के बाहरी और भीतर कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट लवक के बने होते हैं। वही बाहरी कंकाल जैसे कवच अथी के कर घोंघा सितुआ के होता या कछुआ के बनल रहता है, सब किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। इस सब में कार्बन रहता है। कई विधियों द्वारा CO2 वायुमंडल में पुनः लौटता है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, पेड़ पौधा खींच लिया, फिर मानव उसको छोड़ने लगता था। इस संतुलन बना रहता है। जीव जंतुओं के श्वसन क्रिया द्वारा त्याग किया गया कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लौट आता है, ठीक ना। तो हम लोग बार बार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पेड़ पौधा खींचता है, फिर हम लोग छोड़ते हैं, खींचता है, तब पेड़ पौधा खींचता है, फिर हम लोग छोड़ते हैं। इस तरह से उस लौटते रहता है। श्वसन क्रिया में जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देता है, ठीक।
और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलने एवं ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। अगर हम लोग वायुमंडल में लगभग नापा जाता है तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर उससे बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों का जलना। जितना ईंधन जल रहा है से और ज्वालामुखी फटता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। इस तरह के कार्बन चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सदैव बनी रहती है। अगर संतुलित है तो बनी रहती है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आया, पानी, कार्बोनेट, चूना पत्थर, कोयला या पेड़ पौधा उसको खींचते चला गया, ठीक ना। फिर जीव जंतु उसको क्या करता है, छोड़ देता है। जीव जंतु भी लेता है और जीव जंतुओं जल्दी का कि जितना जानवर है से और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बार बार छोड़ते हैं तो वायुमंडल में ही संतुलित बनल रहता है। तो पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तो इसका भी जरूरी है वायुमंडल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड रहना भी चाहिए। अब नाइट्रोजन का चक्र, ये मिट्टी में बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से पेड़ पौधा अपना तैयार हो सकेगा। नाइट्रोजन चक्र के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। एक, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस विद्यमान है और वायुमंडल में नाइट्रोजन के इस रूप को जीव जंतु श्वसन क्रिया द्वारा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ठीक ना। पेड़ पौधे भी अपने पत्तों द्वारा इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जीव जंतु जो है से क्या सांस लेता है तो नाइट्रोजन अंदर जाता है, ठीक ना, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता है। और पेड़ पौधा नहीं, विद्यमान प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल का नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रट या अमोनिया में परिणत हो जाता है और यही यौगिक बना करके अमोनिया बन जाता है, जिसे पेड़ पौधा प्राप्त कर दूसरे अणुओं में बदल लेते हैं और पेड़ पौधा इसी अमोनिया को ठीक खींचते हैं जिसमें नाइट्रोजन रहता है। और कुछ फलीदार पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला एक खास किस्म की नाइट्रीकरी जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में परिणत कर देता है और इस तरह से कोई भी जीव जंतु जो हुआ से उसको नहीं ले पाता है ना पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा इसको नाइट्रेट के रूप में परिणत करता है। पेड़ पौधा को बहुत ज़्यादा जरूरी है नाइट्रोजन के। आकाश में बिजली के चमकने से वायुमंडल का नाइट्रोजन ऊर्जा प्राप्त कर नाइट्रोजन को ऑक्साइड में बदल देता है और बिजली और चमकता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल करके नाइट्रिक या नाइट्रस अम्ल बनाता है। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब वर्षा के साथ मिलता है तो नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल बनाता है, जिससे हम लोग का वर्षा में अम्ल वर्षा होने लगता है। जो हम लोग पीछे अम्ल वर्षा के बारे में पढ़वे किए हैं, जिससे पूरा pH मान 5 से कम हो जाता है और ताजमहल को क्षय हो रहा है। और अम्ल वर्षा बन करके भूमि की सतह पर गिरता है। धरती पर ये अम्ल पृथ्वी के क्षारीय पदार्थों में अभिक्रिया कर नाइट्रेट और नाइट्रस बनाते हैं, जो पेड़ पौधे के लिए पोषक तत्व है, ठीक। आइए देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर सब बनाता है सूत्र। पेड़ पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट को मिट्टी से प्राप्त कर उन्हें एमिनो अम्ल में बदल देता है। जितना भी पेड़ पौधा है वो मिट्टी से क्या प्राप्त कर लेता है, नाइट्रोजन को, यानी नाइट्रेट के रूप में, और फिर उसको एमिनो अम्ल में बदल देता है, जिनका उपयोग प्लांट मतलब पेड़ पौधा प्रोटीन बनाने में उपयोग करता है। तो पेड़ पौधा अपना प्रोटीन बनाने में उसका उपयोग करता है। जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ खत्म हो रहा है, सड़ गल रहा है, तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया मरे हुए पौधे में स्थित प्रोटीन को अमोनिया में बदल देता है। तो कोई भी जीव जंतु मिट्टी में गाड़ देता है या पेड़ पौधा, तो ओकरा में जितना भी नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरिया मरे हुए पौधे में स्थित जितना भी प्रोटीन है उसको अमोनिया में बदल देता है। तो अमोनिया में बदल दिया, इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। और वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन का अन्य नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो इस तरह से अमोनीकरण हो रहा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गया, फिर नाइट्रोजन आया और बदलने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का कल्प नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण है। और इस तरह से होता है, जैसे अगर चित्र में देखें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन देखो, हैबर विधि से अमोनिया बनाया, अमोनिया से जीवाणु नाइट्रेट बना देगा, नाइट्रेट से पेड़ पौधा ले लेगा, ताकि पेड़ पौधा डायरेक्ट अमोनिया नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, तो नाइट्रेट बना उसको लेगा। या नाइट्रेट अगर हैबर विधि से नहीं बना है तो जीवाणु लोग इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट बना देगा।
ठीक। और यही नाइट्रोड वर्षा जल में घुल करके अम्ल वर्षा बना सकता है, या तो जड़ इसको नाइट्रेट को घींच लेगा पेड़ पौधा, और जब पेड़ पौधा क्या करेगा उस नाइट्रोजन लेकर अपना भोजन बनाएगा, या पौधे के मरने पर जब बनता है या मृत शरीर मलत्याग बनता है तो फिर क्षय अवशेषण बन जाता है, फिर जो यही चक्र बनते रहता है, जिसके वजह से वायुमंडल में नाइट्रोजन भी संतुलित बनल है। तो इसका भी बहुत जरूर बोलो। पेड़ पौधा भी सड़ जाता है, गल जाता तो गलता ना, कुछ छोटा मोटा पेड़ गल जाता है तो फिर मिट्टी में ना बनने का। अगला देखो, अमोनिया जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिणत हो जाता है, ठीक ना। जितना भी जीवाणु है, अमोनिया है जीवाणु द्वारा, यानी कि अमोनिया जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिणत हो जाता है, और अन्य तरह से विनाइट्रीकरण जीवाणु इन नाइट्रेट एवं नाइट्रेट को नाइट्रोजन तत्व में बदल देता है। यह नाइट्रोजन चक्र प्रकृति में चलता रहता है, यह भी चक्र चलता रहता है। हम लोग का केमिस्ट्री खत्म हो गया, बाकी बात अगले दिन से इसी के जगह बायोलॉजी